सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे प्रांतीय विधायिका के अंतर्गत दूसरे सदन की बात यहाँ पर कही गई थी। रिपोर्ट में साउथ ब्यूरो कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई भारत सरकार के समक्ष, उसमें प्रांतीय विधायिका में 2 सदन होने चाहिए, इस बात का पुरजोर कोशिश की गई थी। और बाबा साहब इस बात को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और दूसरा सदन का होने का विरोध करते हैं। बाबा साहब प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और साथ ही साथ हम आपको बता दें दूसरा सदन क्यों नहीं होना चाहिए प्रांतों में, इसके पक्ष में बाबा साहब यहाँ पर मजबूती से तर्क प्रस्तुत करते हैं। कुछ ऐसे उद्धरण भी प्रस्तुत करते हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि दूसरा सदन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता प्रांतों में नहीं होती। हालांकि वर्तमान में अगर हम बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश है, बड़ा राज्य है, तो बड़ा राज्य होने के नाते यहाँ पर 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक इसी तरह से कुछ और बड़े राज्यों में 2 सदन होते हैं, लेकिन मैक्सिमम अधिकांश जो राज्य हैं भारत देश के, उनमें 2 सदन की व्यवस्था नहीं है। यानी कि बाबा साहब की बात को वहाँ पर फॉलो किया गया है। मेरे साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब दूसरा सदन का विरोध क्यों करते हैं और आखिर उसके पक्ष में प्रमाण क्या प्रस्तुत करते हैं, आज का अम्बेडकर संदेश इस बिंदु को लेकर बेहद खास होने वाला है। हमारा आपसे विशेष निवेदन है, इस अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, जरूर सुनिएगा। आज का अम्बेडकर संदेश हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर साइमन कमीशन के साथ दूसरा सदन, जो पेज नंबर 74 से लेकर 78 तक हम बात करेंगे। बादशाह लिखते हैं कि मेरे साथियों ने इस प्रेसिडेंसी की विधायिका के एक भाग के रूप में दूसरे सदन के गठन की सिफारिश की है और उसके गठन के स्वरूप के बारे में सुझाव दिए हैं। मेरे साथियों ने इसके गठन से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। यदि दूसरा सदन बनता है तो वह पहले सदन से भिन्न होना ही चाहिए। अधिकारों के मामले में ये देखा जाए कि दूसरा सदन पहले के कामों में अड़ंगे न डाले। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा दूसरा सदन बनाना कठिन होगा जो इन दोनों कसौटियों पर खरा उतरे। मनोनयन करके दूसरा सदन बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनोनीत दूसरे सदन के गठन के बारे में कनाडा की सीनेट एक स्थायी चेतावनी है। उसको कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा, जैसा कि एक निर्वाचित सदन को होता है, कि वह फैसले लागू कर सके। ना ही इसे चुने हुए सदन की तरह इतनी स्वतंत्रता मिल सकती है कि वह संशोधित सदन की तरह इस कार्यपालिका के कार्यों पर निर्णय दे सके जो उसे आकार देती है। यदि दूसरा सदन निर्वाचित सदन होगा, बाबा साहब कहते हैं, यदि दूसरा सदन निर्वाचित सदन होगा तो प्रथम सदन से उसका सहज संबंध उनके अपने मताधिकार, निर्वाचन की अवधि और उनके अधिकारों पर निर्भर करेगा। यदि दूसरे सदन का निर्वाचन सीमित मताधिकार के आधार पर होता है तो वह कुलीन तंत्र में से एक छोटे से वर्ग को प्रशासी वर्ग बना देगा। उसका जनता के भाग पर खास नियंत्रण होगा। दूसरा सदन संशोधित सदन तो होगा नहीं, दूसरा सदन संशोधित सदन तो होगा नहीं जो निचले सदन के जल्दबाजी में किए गए फैसले पर अंकुश रख सके, बल्कि ऐसा सदन होगा जो सामान्य सुधार के हित न करके निहित स्वार्थों का हित करेगा। यह अनुदारवादी प्रशासन के अधीन निष्क्रिय हो जाएगा और आमूल परिवर्तनवादी प्रशासन के अधीन सजग रहेगा। जो परिवर्तन इसे करना चाहिए उसे वह नहीं करेगा और जो नहीं करना चाहिए वह करेगा और शायद बाधाएं उत्पन्न करेगा। यदि दोनों का निर्वाचन समान मताधिकार के आधार पर होगा तो दूसरा सदन पहले की नकल ही होगा और फालतू माना जाएगा। और यदि दूसरे सदन का निर्वाचन पहले के साथ साथ होता है तो भी नतीजा वही निकलेगा। यदि दूसरा सदन पहले से भिन्न समय में चुना जाएगा तो इससे कार्यपालिका कमजोर होगी और उसकी दक्षता घट जाएगी, क्योंकि वह समुचित नीति निर्धारण के मार्ग में एक अड़ंगा होगा और कार्यपालिका की नीतियों में वह इतनी उग्र बाधा डाल सकता है कि इससे बार बार आम चुनाव कराने पड़ सकते हैं। यदि दोनों सदनों के अधिकार बराबर होंगे तो गतिरोध होंगे ही, और सभी गतिरोधों का अनिवार्य परिणाम होता है दुखद समझौता। भले ही वह विवादग्रस्त सिद्धांत की संपूर्ण तिलांजलि न हो, दूसरी ओर यदि दूसरे सदन के अधिकार कुछ कम होंगे
तो यह पहले सदन के हड़बड़ी में किए गए कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा और इस तरह अपने उद्देश्य में विफल रहेगा। दूसरे सदन में क्या क्या कठिनाइयां हैं? दूसरे सदन को अगर बराबर अधिकार मिलते हैं या कम अधिकार मिलते हैं या अधिक अधिकार मिलते हैं, इस संदर्भ में बाबा साहब यहाँ पर स्पष्ट तौर पर नुकसान गिनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथियों। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि दूसरे सदन की रचना की रूपरेखा निश्चित करते समय मेरे साथियों ने इन सब कठिनाइयों की उपेक्षा की है। उन्होंने ऐसा दूसरा सदन खड़ा किया है जो अवगुणों का भंडार होगा और उसमें कोई गुण होंगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि दूसरे सदन के गठन का समर्थन करने वाले लोग कमोवेश भीड़ की मनोवृत्ति से प्रभावित हैं। ऐतिहासिक कालों में दूसरे सदन के बड़े पैमाने पर गठन से राजनीतिक शास्त्र में एक सिद्धांत पनपा कि दूसरा सदन निर्वाचित सरकार का आवश्यक अंग होता है, परंतु ये बात भुला दी जाती है कि इंग्लैंड में जिस द्विसदन प्रणाली का जन्म हुआ वह एक विशुद्ध ऐतिहासिक संयोग था। दूसरे देशों में इसे स्थान इसलिए मिल गया था कि अविकसित देशों ने विकसित देशों की नकल की। उसके साथ ये गुण जोड़ दिया गया कि वह निर्वाचित सदन द्वारा हड़बड़ी में किए गए कार्यों पर अंकुश रखेगा। ये बाद की ईजाद है कि जिसे मानव मन ने सर्वमान्य तथ्य को बनाए रखने के लिए खोज लिया, परंतु ये ध्यान में रखा ही जाए कि काफी अरसे से दूसरे सदन के प्रति यह विश्वास दिनों दिन क्षीण पड़ता जा रहा है और युद्ध पूर्व के कनाडा और दक्षिण अफ्रीका के संविधानों में तथा युद्धोपरांत के कई अन्य संविधानों जैसे लातविया, लिथुआनिया, एस्थोनिया और यूगोस्लाविया के संविधान में दूसरे सदन समाप्त कर दिए गए। ये प्रतिक्रिया इस पनपती हुई धारणा का फल है कि किसी सरकार का मूल्यांकन उसके प्रतिसाम्य के आधार पर नहीं बल्कि समग्र रूप से उसकी उपलब्धियों तथा वास्तविक जनसेवा और राष्ट्रीय कल्याण के अनुसार किया जाना चाहिए। दूसरे सदन के गठन के संबंध में उपयोगिता की दृष्टि से भी मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता कि यह एक संशोधित सदन के रूप में कार्य कर सकता है। यदि संशोधन का अर्थ है मतदाताओं की व्याख्या करना, तो मेरी समझ में नहीं आता है कि दूसरे सदन से कैसे यह आशा की जाती है कि मतदाताओं की संख्या के बारे में उसका निर्णय पहले सदन के निर्णय से अधिक सही होगा। मैं सोचता हूं कि जब इस प्रकार का प्रश्न उठे तो उसके बारे में सर्वोत्तम निर्णायक मतदाता होगा, दूसरा सदन नहीं, जब तक कि हम ये न मान लें कि अपनी स्थिति के कारण दूसरे सदन के सदस्यों का व्यक्तित्व निचले सदन के सदस्यों से ऊंचा है। मैं इस बात से सहमत नहीं कि दूसरे सदन में ऐसे कोई गुण है। वास्तव में दूसरा सदन भी लोकेच्छा को ठीक ठीक समझने में उतना ही विफल रहेगा जितना पहला सदन, और हो सकता है कि इस मामले में उसके निजी हित उसे ऐसा डामाडोल पूर्वाग्रह प्रदान करें कि वह स्वतंत्र और तर्क सम्मत निर्णय ले ही न सके। इसलिए ये बेहतर तथा अधिक सुरक्षित और अधिक तर्कसंगत होगा कि एक ही सदन रखा जाए और जब कोई संदेह हो तो निर्णय का दायित्व मतदाताओं को सौंप दिया जाए, जो सदन को चुनते हैं। दूसरे सदन को यदि इसलिए महत्व दिया जाता है कि पहले सदन के फैसलों को लटका दिया जाए, तो गवर्नर के पास वह अधिकार तो है ही। उसे ये अधिकार है कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक विशेष को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दे। यदि विधायिका इस पर पुनर्विचार न करके उसे ज्यों का त्यों पास कर दे, तो भी गवर्नर उसे वीटो द्वारा रोक सकता है। यदि विधायिका गवर्नर के इस फैसले को भी न माने, तो वह गवर्नर को सदन के विघटन के लिए विवश करके मांग कर सकती है कि विवादग्रस्त मामले पर मतदाताओं की राय ले ली जाए। इस तरह यह स्पष्ट है कि दूसरा सदन जो कर सकता है और जो उससे अपेक्षाएं हैं, उसे गवर्नर भी वीटो, विघटन तथा पुनर्विचार के अपने अधिकारों से कर सकता है। यदि मेरी बात मान ली जाती है तो दूसरा सदन निर्वाचित सदन का बेकार दुमछल्ला सिद्ध होगा। ये यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है कि उपयोगिता के सिद्धांत की अनदेखी करके मेरे साथी कुछ अन्य देशों में विद्यमान व्यवस्था के बहकावे में नहीं आ जाते, यदि वे इस बारे में सुनिश्चित कर लेते कि उनकी इस धारणा के सुनिश्चित आधार हैं कि एक अकेला सदन बिना सोचे समझे जल्दी में कानून बना सकता है। मुझे लगता है कि उनकी धारणाएं नितांत निराधार हैं और वे आधुनिक राजनीति के तौर तरीके से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। भाषा आगे लिखते हैं कि आज के युग में कोई भी विधायी प्रस्ताव विधायिका के सामने अचानक आसमान से नहीं टपक पड़ता। इसके विपरीत हर विधायी प्रस्ताव को
कानून बनने तक जनता के विचार विमर्श और आलोचना की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती है। यदि कानून की पुस्तक में हर कानून का पूर्ण इतिहास खोजा जाए तो पता चलेगा कि उसकी कल्पना और उसके अधिनियम के बीच जो अरसा गुजरता है वह बहुधा छोटा होने के बजाय लंबा ही होता है। ऐसी स्थिति में धारणा बना लेना कि निर्वाचित सदन जल्दबाजी में काम करता है, इसलिए उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। इसी कहावत को चरितार्थ करता है कि जब मर्ज ही नहीं तो इलाज किसका। दूसरा सदन का जो प्रस्ताव आया, कोई मर्ज नहीं है लेकिन इलाज के लिए दूसरा सदन तैयार है। तो यहाँ पर ये बहुत सटीक बैठती है कहावत जो बाबा साहब यहाँ पर उद्धृत करते हैं कि मर्ज ही नहीं तो इलाज किसका। बाबा आगे लिखते हैं, मेरे साथी दरअसल कोई संशोधित सदन नहीं बल्कि एक प्रशासी वर्ग चाहते हैं। इस वर्ग को जो दायित्व सौंपा गया है, जिस मताधिकार के आधार पर उसके गठन का प्रयास किया गया है और उसे जिन अधिकारों को दिए जाने का प्रस्ताव है, उसे ये बात स्पष्ट हो जाती कि मैं मानता हूं कि मुझे उनकी इस सोच पर कुछ अचरज ही हुआ कि विधायिका को अधिकारों की सुपुर्दगी को एक दूसरे सदन के द्वारा गठन द्वारा सुरक्षा चक्र प्रदान किया जाए, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि इन अधिकारों का इस्तेमाल किसी समुदाय विशेष का हित विशेष के अहित में किया जा सके। भाषा कहते हैं क्योंकि वास्तविक कामना यह नहीं है कि मैं उसे समझता हूं कि हम ऐसा सुधार करें जिसमें राजनीतिक केंद्र का संतुलन अपरिवर्तनीय रहेगा, बल्कि यह है कि कतिपय सीमाओं के भीतर वह चोरी चोरी जनसमूह की ओर प्रवाहित होगा। सत्ता की सुपुर्दगी को सुरक्षा चक्र प्रदान करने का जो ये प्रयास है, उससे तो ऐसा ही देख पड़ता है कि मेरे साथी सोचते हैं कि सर्वाधिक वांछनीय प्रकार का सुधार वह है जो संबंध विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता संतुलन में परिवर्तन नहीं करता। मेरे विचार में ऐसा दृष्टिकोण रखने वाले लोग या तो राजनीतिक सुधार का अर्थ नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो ऐसा सुधार नहीं चाहते जो यथा स्थिति में खलल डाले। जहाँ तक मेरा संबंध, मैं इस तथ्य के बारे में पूर्ण आश्वस्त हूँ कि सभी सुधारों का मूल मंत्र यह है कि विभिन्न वर्गों के बीच सत्ता संतुलन में परिवर्तन किया जाए। यदि निम्न वर्ग को लाभ होता है तो दूसरे वर्ग को हानि होगी। यदि हर वर्ग को पहले से ज़्यादा राजनीतिक सत्ता नहीं मिल जाती तो कोई वास्तविक सुधार होगा ही नहीं। ये सोचना बेकार है कि निम्न वर्ग या सुधार में रुचि रखने वाला कोई वर्ग किसी उपाय से या तो इसलिए संतुष्ट हो जाएगा कि उसे राजनीतिक सुधार का उपाय कहा जाता है, या फिर इसलिए कि आमूल परिवर्तन के प्रस्ताव के नाम पर वह स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए रखने का प्रयास करता है। स्पष्ट शब्दों में ये कहना कहीं बेहतर होगा कि संतोष का आधार ये भी नहीं होगा कि राजनीतिक सत्ता की सुपुर्दगी इस प्रकार ढाली जाए कि सत्ता प्रवाह वर्ग समूह तक सीमित रह जाए और जन वर्ग तक न पहुंच पाए। इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सुधार की इस योजना का भागीदार नहीं बनना चाहता। भले ही हम ये स्वीकार भी कर लें कि दूसरा सदन एक आवश्यकता है, फिर भी इसके गठन में एक बहुत बड़ी कठिनाई है। 1917 की मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में प्रांतों में दूसरे सदनों के गठन पर सावधानी पूर्वक विचार किया गया था, परंतु हर पहलू पर विचार करने के बाद उसमें इस प्रस्ताव का विरोध किया गया था। उसमें कहा गया है कि इस विचार के प्रति हमें गंभीर व्यवहारिक ऐतराज दिख पड़ते हैं। कई राज्यों में हमें 2 सदनों के लिए पर्याप्त संख्या में उपयुक्त सदस्य नहीं मिल सकेंगे। हमें ये भी आशंका है कि दूसरे सदन में मुख्यतः जमींदारों तथा पैसे वालों के हितों का प्रतिनिधित्व रहेगा और वह उस विधान के विरुद्ध बहुत असरदार रोक साबित हो सकता है जो ऐसे हितों को प्रभावित करे। पुनः यदि दूसरे सदन में बड़े बड़े जमींदारों की उपस्थिति होगी तो उसका दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हो सकता है कि अपने ही वर्ग के अन्य लोगों को वे लोग मत नहीं प्राप्त करने देंगे। हम सोचते हैं कि 2 सदनों के कारण जो विलंब होगा वह इस प्रणाली को इतना बोझिल बना देगा कि प्रांतीय विधायिका का काम चलना दूभर हो जाएगा। इसलिए फिलहाल हमने फैसला किया है कि प्रांतों में 2 सदनों वाली प्रणाली ना हो। 1917 में दूसरे सदन के बारे में जो ऐतराज उठाए गए थे उनकी आज भी उतनी ही सार्थकता है। मैं आश्वस्त हूँ कि प्रेसिडेंसी में पर्याप्त संख्या में इतने प्रख्यात व्यक्ति नहीं है कि वे दोनों सदन चला सकें। दूसरा सदन पहले को या पहला सदन दूसरे को खा जाएगा। दोनों को बनाने की पर्याप्त सामग्री नहीं है।
इन हालात में ये बेहतर होगा कि 2 सदनों के स्थान पर एक ही प्रभावी सदन रहे। इस कारण मैं प्रेसिडेंसी में दूसरे सदन का विरोध करता हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब का यहाँ स्पष्ट विरोध यहाँ पर दूसरे सदन को लेकर है। मेरे साथियों, आज का अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न हम सबसे पहले आपके समक्ष रख देते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? आज के इस अम्बेडकर संदेश में हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का जिक्र किया है, उसके स्टेटमेंट का जिक्र किया है। दूसरा सदन नहीं होना चाहिए। इसके पक्ष में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में बाबा साहब ने बताया है कि ये उन्होंने कहा है और दूसरा सदन वो नहीं चाहते थे। तो आखिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत कब की गई, किस वर्ष प्रस्तुत की गई? आज के अम्बेडकर संदेश का इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। मेरे साथियों, आपने लंबा वीडियो होने के बावजूद अंत तक वीडियो को वॉच किया, सुना, इसके लिए हम आपका तहे दिल से साधुवाद ज्ञापित करते हैं। आज के अम्बेडकर संदेश को यही रोकने की दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।